मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। सर, कभी-कभी लगता है कि ये सफर बहुत लंबा है। एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जब सरकारी नौकरी का सपना देखता है, तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं मांग रहा होता, वो अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांग रहा होता है। दिन रात किताबों में डूबकर अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल इस कमरे में निकालकर, क्या हम कभी उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे? दृष्टि, जब एक आम इंसान वित्तीय सुरक्षा के लिए इतना संघर्ष करता है, तो सोचो इस इतने बड़े देश को चलाने के लिए 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए हमारी भारत सरकार को अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करना पड़ता होगा। तुम्हारा ये संघर्ष और हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। आज हम मान एजुकेशन के इस मंच से देश के लाखों बच्चों के सामने भारतीय संविधान के उस सबसे अहम हिस्से को एक फिल्म की तरह जिएंगे, जो सीधे तौर पर पैसे, संपत्ति और देश की आर्थिक रीढ़ से जुड़ा है। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो अनुच्छेद 264 से 300A तक फैला हुआ है। दृष्टि, इसे एक परिवार के उदाहरण से समझो। मान लो एक जॉइंट फैमिली है। पिताजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा कमाते हैं क्योंकि उनके पास बड़े बिजनेस हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, राशन और स्वास्थ्य का ध्यान माताजी और बड़े भाई रखते हैं, जिनकी अपनी कमाई बहुत कम है। अगर पिताजी सारा पैसा अपने पास रख लें तो क्या घर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं सर। पिताजी को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर चलाने के लिए माताजी और भाइयों में बांटना ही पड़ेगा, ताकि पूरे घर का विकास हो सके। परफेक्ट। यही है हमारे संविधान का करों का वितरण। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगाती है और वसूलती है, लेकिन उसका पैसा राज्यों के साथ बांटती है। लेकिन ये पैसा रखा कहाँ जाता है? देश की कमाई जाती कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें सरकार के 3 बड़े गुल्लक समझने होंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से सीधा सवाल परीक्षा में आता है। फर्स्ट, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266। ये सरकार का मेन अकाउंट है। सरकार का सारा टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारा लोन, सब कुछ इसी में आता है। और मजे की बात यह है दृष्टि कि इस खजाने से एक भी रुपया संसद की मंजूरी के बिना नहीं निकाला जा सकता। सेकंड, भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 267। ये माताजी की उस इमरजेंसी गुल्लक की तरह है जिसे भूकंप, बाढ़ या युद्ध जैसी अचानक आई विपदा के लिए रखा जाता है। ये राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। एंड थर्ड, भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266। ये वो पैसा है जो सरकार का नहीं है, बल्कि जनता का है। जैसे आपका पीएफ, पोस्ट ऑफिस की बचत। सरकार यहां सिर्फ एक बैंकर की तरह काम करती है। सर, इसका मतलब अगर मुझे देश का मुख्य खजाना देखना है तो मुझे संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड को देखना होगा। सर, मुझे याद आ रहा है कि यहाँ से एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल दृष्टि, जरा बताओ हमारे दर्शकों को वो प्रश्न क्या था? सर, एसएससी सीजीएल 2019 और एमपीएससी 2021 में सीधा सवाल आया था कि भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है, और इसका उत्तर था संसद यानी पार्लियामेंट, क्योंकि जनता का पैसा है तो जनता के प्रतिनिधियों की इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी। बहुत खूब। अब एक बात बताओ, पिताजी ने पैसे तो कमा लिए और राज्यों को पैसे देने भी हैं, लेकिन किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा? क्या यूपी को ज्यादा मिलेगा या राजस्थान को? इसका फैसला कौन करेगा? अगर पिताजी खुद फैसला करेंगे तो शायद वो अपने चहेते राज्यों को ज्यादा पैसे दे दें। इसलिए इस झगड़े को सुलझाने के लिए संविधान में एक समझदार दादाजी की नियुक्ति की गई है, जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 में किया गया है। सर, ये दादाजी काम कैसे करते हैं और इन्हें नियुक्त कौन करता है? ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है दृष्टि। हर 5 साल में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनका मुख्य काम यही है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स यानी नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का बंटवारा कैसे होगा और राज्यों को ग्रांट्स इन एड कितनी मिलेगी। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे एक लाइन में समझो। वित्त आयोग ये तय करता है कि देश की आर्थिक तरक्की का फल हर राज्य की थाली में बराबर और न्यायपूर्ण तरीके से परोसा जाए। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है।
और सर आपको पता है यूपीपीएससी 2020 और बीपीएससी 66वें प्रीलिम्स 2020 में ये प्रश्न डिक्टो पूछा गया था कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। उत्तर था अनुच्छेद 280। साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के प्रीलिम्स में एक कथन आया था कि वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं या नहीं। सर इसका जवाब आप बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल पकड़ा तुमने दृष्टि। इसका जवाब ये है कि वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, सरकार पर बाध्यकारी नहीं। ये दादाजी की उस सलाह की तरह है जिसे मानना या ना मानना पिताजी की मर्जी है, लेकिन आमतौर पर इसे मान लिया जाता है क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर दी जाती है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है दृष्टि। साल था 2016। देश के कर ढांचे में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। एक ऐसा कानून जिसने पूरे देश को एक राष्ट्र एक कर के धागे में पिरो दिया। मैं बात कर रहा हूं 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की, जिसके द्वारा जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया। अब जब सारे टैक्स एक हो गए तो ये फैसला कौन करेगा कि किस सामान पर कितना टैक्स लगेगा, यानी टैक्स स्लैब। इसके लिए एक मॉडर्न डाइनिंग टेबल बनाई गई जहां केंद्र और राज्य दोनों साथ बैठकर फैसला लेते हैं। इसे कहते हैं जीएसटी काउंसिल। सर ये परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में रखी गई है और इसका बॉस कौन होता है? इसे अनुच्छेद 279A के तहत शामिल किया गया। इसका अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात इसका वोटिंग पावर है दृष्टि। केंद्र सरकार के पास कुल वोटों का 1/3 हिस्सा है और सभी राज्यों को मिलाकर 2/3 हिस्सा दिया गया है। और कोई भी फैसला पास होने के लिए 3/4 यानी 75% बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ना तो केंद्र अपनी मनमानी कर सकता है और ना ही राज्य बिना केंद्र के कोई फैसला ले सकते हैं। इसे कहते हैं सच्चे अर्थों में सहकारी संघवाद। अरे वाह, ये तो गजब का बैलेंस है। और मुझे याद आ रहा है कि यूपीएससी 2018 और आरपीएससी आरएएस 2021 में दोनों में ये सवाल पूछा गया था कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, और बच्चे अक्सर इसमें प्रधानमंत्री टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो घर का खर्च फिर भी पूरा नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं? हम उधार लेते हैं। सरकारें भी उधार लेती हैं, जिसे संविधान की भाषा में बोरोइंग कहा जाता है। अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार देश के अंदर से यानी इंटरनल और विदेशों से भी लोन ले सकती है, और इसकी गारंटी कौन देता है? हमारी भारत की संचित निधि। सर, क्या राज्य सरकारें भी विश्व बैंक या अमेरिका से लोन ले सकती है? यही तो कैच है दृष्टि। अनुच्छेद 293 साफ कहता है कि राज्य सरकारें भारत के बाहर से यानी फॉरेन कंट्रीज से सीधे लोन नहीं ले सकती। वो सिर्फ भारत के भीतर से ही यानी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया से ही लोन ले सकती हैं। और अगर किसी राज्य पर पहले से ही केंद्र सरकार का कोई पुराना कर्ज बकाया है तो नया लोन लेने से पहले उसे केंद्र सरकार की सहमति लेनी अनिवार्य है। ये ऐसा ही है कि बेटा अगर पहले से बाप का कर्जदार है तो बाजार से नया कर्ज लेने से पहले उसे बाप से पूछना ही पड़ेगा। वाओ, कितने शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपने समझाया सर। रेलवे एनटीपीसी 2021 और यूपीपीएससी 2019 में यही प्रश्न था कि क्या राज्य सरकारें विदेशों से सीधे ऋण प्राप्त कर सकती हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब हम इस चैप्टर के सबसे भावुक और विवादास्पद हिस्से पर आते हैं दृष्टि। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे बुजुर्गों की जमीन, उनकी पुश्तैनी जायदाद को बचाने के लिए संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) में था। यानी अगर सरकार भी आपकी जमीन ले तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे। तो फिर सर इसमें समस्या क्या आई? समस्या ये आई दृष्टि कि आज़ादी के बाद देश को हाईवे, बांध, रेलवे ट्रैक और अस्पताल बनाने थे। इसके लिए चाहिए थी जमीन। जब सरकार जमीन अधिग्रहित करने जाती तो लोग मौलिक अधिकार का हवाला देकर कोर्ट चले जाते और विकास के सारे काम रुक जाते। व्यक्तिगत स्वार्थ और देश के विकास के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। आखिरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुझे पता है सर, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बिल्कुल। इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर फेंक दिया और उसे भाग 12 के अंत में अनुच्छेद 300A के तहत एक साधारण विधिक अधिकार या लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अनुच्छेद 300A कहता है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब सरकार कानूनी प्रक्रिया का पालन करके उचित मुआवजा देकर आपकी जमीन ले सकती है।
आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट या निचली अदालतों में जाना होगा। ये देश के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था। सर, ये पॉइंट तो हर परीक्षा की जान है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में सीधा सवाल था कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, और ऑप्शंस थे विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार, और इसका सही उत्तर है विधिक अधिकार, जो अनुच्छेद 300A में है। आरपीएससी आरएएस 2018 में भी ये पूछा गया था कि इसे किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, 44th अमेंडमेंट द्वारा। मेरे प्यारे छात्रों, आज आपने देखा कि कैसे एक बोरिंग लगने वाला विषय अगर कहानी और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा जाए तो सीधा दिमाग में छप जाता है। भारतीय राज व्यवस्था का कोर्स पूरा करना आपके लिए सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम पास करना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप एक अधिकारी बनकर कुर्सी पर बैठें तो आपको पता हो कि देश का खजाना कैसे काम करता है, एक आम आदमी के अधिकार क्या है और सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। ये संविधान आपका सबसे बड़ा हथियार है और इसे समझे बिना रणभूमि में उतरना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल सर, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि वो रटकर एग्जाम पास कर लेंगे, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह से आपने आज कॉन्सेप्ट्स को कहानियों में पिरोया है, मुझे लगता है हर बच्चे को पूरी पॉलिटी ऐसे ही पढ़नी चाहिए। तो चलिए दृष्टि, एक बार गोली की रफ्तार से आज के इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब देना। रेडी? बिल्कुल सर, एकदम रेडी। भारत का मुख्य खजाना, जहां से बिना संसद की मंजूरी के पैसा नहीं निकलता। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266। अचानक आई विपदा के लिए राष्ट्रपति के अधीन खजाना। भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 267। गुड। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280, गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और ये किस अनुच्छेद में है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अनुच्छेद 279A, 101वां संविधान संशोधन। क्या राज्य सरकार सीधे अमेरिका से लोन ले सकती है? बिल्कुल नहीं सर, अनुच्छेद 293 के तहत राज्य केवल देश के भीतर से लोन ले सकते हैं। यस। अगला सवाल देखो, संपत्ति का अधिकार आज के समय में क्या है और कहाँ रखा गया है? ये एक विधिक अधिकार है, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में है। इसे 44th संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। शानदार, एक्सीलेंट। अब मैं गारंटी देता हूं कि यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा तो हमारे मान एजुकेशन के शेरनी उसे 1 सेकंड में उड़ा देंगे। सर, आज जिस सिनेमैटिक अंदाज में आपने राज व्यवस्था पढ़ाई है, सच कहूं तो मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई वेब सीरीज देख रही हूं। सब कुछ आंखों के सामने तैर रहा था। काश हम भारत का भूगोल भी ऐसे ही पढ़ पाते। पहाड़ों की चोटियां, नदियों का बहाव, मॉनसून की बारिश, सब कुछ अगर ऐसे ही आंखों के सामने आ जाए तो कितना मजा आएगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है दृष्टि, और हमारे सभी विद्यार्थियों की भी। जिस तरह आज हमने शब्दों से एक फिल्म बनाई, हमने भूगोल को सच में एक फिल्म बना दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे टेस्ट क्यू ऐप पर हमने भारत के भूगोल का सिनेमैटिक कोर्स लॉन्च कर दिया है। सिनेमैटिक कोर्स मतलब सच में विजुअल्स के साथ? बिल्कुल। इस कोर्स में आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप भारत के भूगोल को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, गंगा नदी कैसे मैदानों में उतरती है, ये सब कुछ बेहतरीन 3D एनिमेशन और सिनेमैटिक विजुअल्स के साथ तैयार किया गया है। ये पूरा कोर्स पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है और यूपीएससी से लेकर आरपीएससी, रीट और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए एक अचूक रामबाण साबित होगा। सर, लेकिन इतने हाई क्वालिटी सिनेमैटिक कोर्स की फीस तो बहुत ज्यादा होगी। हम मिडिल क्लास बच्चे इसे कैसे अफोर्ड करेंगे? दृष्टि, मान एजुकेशन और टेस्ट क्यू ऐप हमेशा से छात्रों के लिए समर्पित रहा है। ये कोर्स मात्र एक नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है, एक पिज्जा की कीमत से भी कम में। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। जो भी विद्यार्थी इस सिनेमैटिक कोर्स को ज्वाइन करेगा, उसे इस कोर्स के अंदर भारत भूगोल के 350 से भी ज्यादा टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जी हाँ, 350 टेस्ट फ्री। दोस्तों, ये तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। अगर पॉलिटी की एक क्लास इतनी जबरदस्त हो सकती है, तो सोचिए टेस्ट क्यू ऐप पर वो सिनेमैटिक जियोग्राफी कैसी होगी। मैं तो आज ही अभी इसी वक्त प्ले स्टोर पर जाकर टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कर रही हूँ और उस कोर्स में एनरोल कर रही हूँ। आप भी तुरंत जाइए, क्योंकि सफलता और आपके बीच बस एक सही फैसले की दूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और टेस्ट क्यू ऐप के सिनेमैटिक कोर्स में। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।
इतना विशाल देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल। किताबों में ये सिर्फ आंकड़े लगते हैं, लेकिन जब मैं इस ग्लोब को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि आखिर दुनिया के इस विशाल मेले में हमारे भारत का सही पता क्या है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम, ये सब रटने को तो रट लूं, लेकिन क्या कभी मैं इन्हें महसूस कर पाऊंगी? क्या मैं कभी समझ पाऊंगी कि आखिर भारत भारत क्यों है? चिंता नहीं, चिंतन करो दृष्टि। ज्योग्राफी रटने का विषय नहीं है। ये तो हमारी धरती माँ की वो कहानी है जो करोड़ों सालों से लिखी जा रही है। तुम जिस ग्लोब को देख रही हो वो सिर्फ प्लास्टिक का गोला नहीं है, वो हमारा घर है। और आज हम इसी घर का एड्रेस डिकोड करेंगे। आज हम भारत की मिट्टी को छुएंगे नहीं, बल्कि उसे मैप पर जीना सीखेंगे। तैयार हो इस सफर के लिए, जहां हम फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी यादों का हिस्सा बना लेंगे। बिल्कुल मैन सर, मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई मुझे ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाए जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन सर, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि एग्जाम के प्रेशर में हम इन बोरिंग कोऑर्डिनेट्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, और ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है? देखो दृष्टि, सोचो अगर एलियंस पृथ्वी पर आए और तुमसे पूछें कि पूर्वी चतुर्थांश यानी नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में स्थित है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। करोड़ों साल पहले 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन। वाह सर,